ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जिसे केवल अपने जीवन की पवित्रता से मतलब है, वह महत्वपूर्ण मानव संबंधों का विनाश कर देता है। एक कन्फ्यूशियस ने कहा है, विकास में महिला भागीदारी का सवाल। आजकल आप देखते हैं कि मैं तो कहता हूं कि एक रथ के दो पहिए हैं, महिला और पुरुष, और दोनों अगर एक साथ बढ़े तो आप समझ सकते हैं कि कितने आगे तक वो समाज, वो परिवार, वो राज्य, वो देश जा सकता है। और महिलाएं आजकल आप देखते हैं कि पुरुषों से बेहतर कर रही हैं जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है। भारत की गिनती विश्व के सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है। विकास की यात्रा सड़कों, इमारतों, डिजिटल सुविधाओं, वैश्विक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानकों के आंकड़ों से मापी जाती है। मगर इस चमत्कार तस्वीर के पीछे एक ऐसा पिस्टन लगातार अनुत्तरित है जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं है। सवाल है, क्या देश की महिलाएं इस विकास यात्रा में समान रूप से सहभागी हैं? यदि नहीं तो क्यों? यह मसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रगति की नींव से जुड़ा है। यह सच है कि हाल के वर्षों में महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या कई स्थानों पर छात्रों से अधिक है। परीक्षा परिणामों में भी वे अव्वल रहती हैं। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है जो दशकों के प्रयासों का नतीजा है। और इसके बावजूद अब शिक्षा से रोजगार की ओर बढ़ने का समय आता है तो कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम नजर आती है। यह विरोधाभास भारतीय समाज की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगभग 33% के आसपास है, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 55% से अधिक है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और अवसरों की असमानता का द्योतक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। अनेक विकासशील देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी भारत से कहीं अधिक है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, पर उसका स्वरूप चिंताजनक है। अधिकांश महिलाएं कृषि, घरेलू उत्पादन या फिर पारिवारिक श्रम में संलग्न हैं, जहां उन्हें ना तो नियमित वेतन मिलता है और ना ही सामाजिक सुरक्षा। उनका श्रम आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज तो हो जाता है, मगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होता और स्थिर रोजगार तक उनकी पहुंच सीमित है। और इसके परिणाम स्वरूप वे या तो अल्प वेतन पर काम करती हैं या फिर कार्यबल से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं। महिलाओं की कार्यबल से दूरी सामाजिक अपेक्षाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव से भी गहराई से जुड़ी है। आज भी अधिकांश परिवारों में यह अपेक्षा बनी हुई है कि घर, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व मुख्यतः महिलाओं का ही है। जब काम और घर के बीच संतुलन बनाने की बात आती है तो सबसे पहले महिला को ही कैरियर का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग स्वैच्छिक कम और परिस्थिति जन्य अधिक होता है। समाज में गहराई से बैठी यह धारणा कि महिलाओं की प्राथमिकता घर और कार्य केवल एक विकल्प उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा है। एक अन्य गंभीर समस्या है वेतन असमानता। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 20 से 25% कम वेतन प्राप्त होता है। यह अंतर महिलाओं की आत्मविश्वास, कार्य संतोष और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करता है और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे महिलाओं की क्रय शक्ति और उनके 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 परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। सरकार की ओर से महिला केंद्रित अनेक कानूनों और योजनाएं बनाई गई हैं और इनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, मातृत्व लाभ, समान वेतन का अधिकार और महिला केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। मगर समस्या कानून की अनुपस्थिति की नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। अनेक महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और जो जागरूक हैं वे सामाजिक दबाव या नौकरी छूटने के भय से आवाज उठाने से परहेज करती हैं। कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण तंत्र या तो मौजूद नहीं होते हैं या फिर इतने कमजोर होते हैं कि महिलाएं उन पर भरोसा नहीं कर पाती हैं। पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में
कार्यरत महिलाओं का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां ना तो कार्य समय निश्चित है, ना ही भविष्य की कोई सुरक्षा। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब महिलाएं गर्भावस्था, पेशा या फिर पारिवारिक कारणों से कार्य से विराम लेती हैं। पुनः कार्यबल में लौटना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि नियोक्ता अनुभव में आए इस अंतर को नकारात्मक रूप से देखते हैं। हालांकि कुछ सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। वर्ष 2025 में तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए गए हैं, और जिनका उद्देश्य लाखों महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है। केरल और महाराष्ट्र में भी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि यदि नीति, इच्छाशक्ति और सामाजिक सहयोग एक साथ आए तो परिवर्तन संभव है। हालांकि इन प्रयासों का प्रभाव तब तक सीमित रहेगा जब तक कि समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी केवल महिला सशक्तिकरण का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बराबर की हिस्सेदारी से जुड़ा मसला भी है। विभिन्न अध्ययनों में यह बात उभर कर सामने आई कि यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान स्तर पर पहुंच जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आकलन के अनुसार भारत अपनी जीडीपी में 20-30% तक की वृद्धि कर सकता है यदि लैंगिक अंतर को समाप्त कर दिया जाए। और देखिए, अगर विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आज के दौर में यह जरूरी है कि कार्यस्थल को अधिक समावेशी बनाया जाए, जहां लचीले कार्य समय, सुरक्षित परिवहन, बाल देखभाल सुविधाएं और समान वेतन सुनिश्चित हो। साथ ही परिवार और समाज को भी यह स्वीकार करना होगा कि महिला का कार्य करना कोई विकल्प नहीं बल्कि उसका अधिकार है। पुरुषों को भी घरेलू जिम्मेदारियों में समान भागीदारी निभानी होगी। जब तक यह समझ विकसित नहीं होगी तब तक कानून कागजों में और अवसर आंकड़ों में ही सिमटे रहेंगे। कंपनियों को केवल विविधता के आंकड़े प्रस्तुत करने से आगे बढ़कर वास्तविक समावेशन की संस्कृति विकसित करनी होगी। महिलाओं के लिए कौशल कार्यक्रम, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण और कैरियर पुनः प्रवेश कार्यक्रम आवश्यक है। साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियां और उनका पालन अनिवार्य है। सवाल यही है कि क्या हम महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी मानते रहेंगे या उन्हें विकास का सक्रिय सहभागी बनाएंगे। जब तक महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ सुनिश्चित नहीं होती, तब तक यह कहना कठिन है कि भारत का विकास वास्तव में समावेशी है। कानून मौजूद है, वादे और घोषणाएं भी हैं, पर अब समय की मांग है कि अवसर भी उतने ही स्पष्ट और सुलभ और समान हो। यह परिवर्तन केवल सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल बदलाव से ही संभव है। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग 5-7 घंटे बाहर ऑफिस में काम करके आते, ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ हमारे ही कंधों पर बाहर रखा हुआ है। और आपने देखा होगा अपने घर में महिलाओं को कि वो 4 बजे उठ जाएंगी और दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहेंगी, और रात में सबके खाना खाने के बाद वो खाना खाती हैं और 11-12 बज जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितनी परेशानी देखनी पड़ती है। बच्चों को देख लीजिए, आप एक दिन उन बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं, वो महिलाएं देखभाल करती रहती हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। अब देखिए, इसमें समस्याएं भी बताई गई, जो कहीं प्रयास किए जा रहे हैं वो भी बताए जा रहे हैं। यही तो आंसर राइटिंग में, निबंध में आपको लिखना होता है। इसलिए तो कहता हूँ ये पढ़ा करिएगा। स्वयं से संवाद, मिलने जुलने का संदर्भ आमतौर पर इस तरह देखा जाता है कि हम अपने घर परिवार से लेकर मित्रों, परिचितों और अन्य लोगों से भेंट मुलाकात, बातचीत और विचार विमर्श करते हैं, और उससे समाज का एक ऐसा दायरा बनाते हैं जो आप देखते हैं हमारे अपने लिए भी जीवन तत्व का भाग बनता है। मगर हमारे भीतर क्या कोई ऐसा कमरा है जहां हम अपने आप से मिलते हैं? आज के समय में यह प्रश्न थोड़ा अनुपयुक्त सा लगता है, क्योंकि हमारे चारों ओर इतने लोग हैं, दोस्त, परिवार, भी दफ्तर, भीड़, समुदाय, और अब तो मोबाइल की स्क्रीन पर हर समय कोई ना कोई किसी रूप में उपस्थित रहता है। मगर इस सारी उपस्थिति के बीच क्या हमने कभी यह देखा कि हम अपने भीतर कहाँ रहते हैं, किस जगह लौटते हैं? जब शब्द थक जाते हैं, जब शोर भारी हो जाता है, तब हम किसी को कुछ समझा नहीं पाते और किसी से कुछ सुन नहीं पाते, और उस जगह का नाम ही शायद हमारे भीतर का अकेला कमरा है। ऐसा लगता है कि हम सबके भीतर एक ऐसा स्थान होता है जहां कोई भूमिका नहीं होती है, ना बेटा, ना पिता, ना मित्र, ना नेता, ना अधिकारी, ना लेखक, ना उच्च, ना निम्न, बस केवल हम होते हैं। मानो धरती के नीचे बहती शांत, गहरी और सच्ची जलधारा है,
और वहाँ कोई शोर नहीं होता है जिससे हम ध्यान भटका सकें। वहाँ कोई प्रशंसा नहीं होती है जो हमारी थकान का पर फूल रख दे, कोई रोशनी नहीं होती है जो रास्ता दिखा दे। वहाँ हम ही होते हैं और अपने सबसे सच्चे रूप में। शायद इसी कारण हम उस कमरे को लंबे समय से टालते आ रहे हैं। यह कमरा हम में से बहुतों के जीवन में धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, या फिर इस तरह भर गया कि भीतर प्रवेश की जगह ही नहीं बची। हमने अपने जीवन को इतनी भागदौड़, इतने संकेतों, उत्तरदायित्वों, इतनी अपेक्षाओं में बांध लिया कि हम अपने भीतर की शांति से दूर होते चले गए। आज हम में से बहुत से लोग दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। कभी कभी सुबह की चाय के साथ या रात को सोने से पहले एक क्षण आता है जब मन हल्का सा ठहरता है, लेकिन उसी क्षण हम फोन उठा लेते हैं खुद से बचने के लिए, क्योंकि अपने भीतर लौटना कठिन है। दरअसल हमारे भीतर का अकेला कमरा डर का स्थान नहीं, पुनर्मिलन का स्थान है। वही हम सीखते हैं जीवन केवल लक्ष्य नहीं, अंतर यात्रा भी है। वही समझ में आता है कि दुख कोई कमी नहीं, मन का तापमान है, और खुशी कोई उपलब्धि नहीं, मन की खुली खिड़की है। वही यह भी ज्ञात होता है कि हम दुनिया में चाहे जैसा दिखें, हम भीतर से बहुत साधारण, बहुत मानवीय, बहुत नाजुक हैं। इस नाजुक होने को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। समाज में हमें लगातार कहता है कि दिखाओ, बनो, साबित करो, आगे बढ़ो, बोलो, लेकिन हमारे भीतर का कमरा धीरे से कहता है रुको, सुनो, समझो, स्वीकार करो। यह स्वीकार करो कि हम पूर्ण नहीं, हम थकते हैं, हम टूटते हैं, हम खो जाते हैं, हम गलत होते हैं। और यही वह क्षण है जहां मन का पर पड़ी धूल हटती है और हम अपने आप से मिलते हैं। भले हमारी दुनिया तेज हो जाए, रफ्तार बढ़ जाए, उपलब्धियां मिल जाए, नाम और प्रशंसा बढ़ जाए, लेकिन हम अपने भीतर नहीं लौटते। जो जीवन कहीं ना कहीं अधूरा रह ही जाता है, क्योंकि पूर्णता उपलब्धि से नहीं, अपने भीतर के संबंध से पूरी होती है। और यह कमरा कोई पहाड़ की गुफा नहीं, ना ही किसी तीर्थ का स्थान, ना कोई दार्शनिक प्रयोगशाला। यह बस एक क्षण है, एक श्वान, एक मौन जो हम खुद को देते हैं। और इस मौन में हम फिर से अपने भीतर रहने वाले मनुष्य को देखते हैं। वही मनुष्य जो प्रेम कर सकता है, दुख को समझ सकता है, माफ कर सकता है, लौट सकता है। और यही लौटना किसी भी विकास, प्रगति और सफलता से कहीं बड़ा, कहीं सच्चा होता है। आज योजनाबद्ध होते जीवन के प्रत्येक चरण में मन को समझने की कोई योजना नहीं होती है, और हम मन को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं बिना उसे सुने। अगर ऐसा होता कि जब हम शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, तब मन खुद ही इस कमरे का दरवाजा खोल देता और मौन में रखा हुआ मन हमसे पूछता कि बस याद दिलाता कि तुम्हें इतना भी अकेला नहीं होना चाहिए कि तुम खुद से दूर हो जाओ। हमारे भीतर का कमरा वह जगह है जहां दुख भी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देता है। वहां दुख ना बड़ा होता है ना छोटा, दुख बस दुख होता है। और जब कोई मनुष्य दुख को दुख की तरह लेता है, बिना कहानी बनाए, बिना दोष दिए, बिना भागे हुए, तो दुख धीरे धीरे ऐसा शांत जल बन जाता है जिससे मन फिर से जगा हुआ महसूस करता है। अपने जीवन में समय हमें यह सिखा देता है कि रिश्तों का स्थायित्व हमारे पास नहीं होता है, लेकिन अपने भीतर लौटना हमेशा हमारे पास होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के कमरे को पहचान लेता है, वह अकेला रहकर भी अकेला नहीं होता। यह अकेलापन नहीं, अंतर की संगति है। इसी संगति में मन अपने ही भीतर आखिरकार घर पा लेता है। और देखिए, एक और बात बता दूं आपको, हम लोग हजारों लोगों से मिल लेते हैं डेली, लेकिन अपने आप से मिलना भूल जाते हैं। तो अपने आप से भी मिलते रहिए। ये आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। टेलीग्राम एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। हिंसा की आग काफी मुश्किल से मणिपुर में हालात थोड़े काबू में आते दिखने लगे थे, और इसी वजह से उम्मीद की जाने लगी थी कि वहां जटिल हो चुकी समस्या अब शायद कोई समाधान निकल सके। मगर राज्य में बीते कुछ दिनों के भीतर जिस तरह हिंसा की एक नई लहर देखी जा रही है, उससे एक बार फिर स्थिति बिगड़ने की आशंका खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि मणिपुर के पोकपी जिले के सोंगलोंग गांव में सोमवार को उग्रवादियों ने कई घरों और फार्म हाउसों में आग लगा दी, और यह इलाका कुकी जो बहुल है और पहले भी कुछ उग्रवादी संगठनों के निशाने पर रहा है। हालांकि आगजनी और हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह साफ है कि इस वारदात का मकसद जातीय तनाव की आग को भड़काना और राज्य को फिर से अराजकता की आग में झोंकना था।
इसके संकेत भी सामने आए जब कांगपोकपी जिले के एक कुकी संगठन ने सरकार से 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की और ऐसा न होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। संगठन ने यह भी कहा कि जिले के कुकी बहुल इलाकों के गांवों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अफसोस की बात यह है कि हिंसा की आग से उपजी व्यापक त्रासदी के बावजूद अब भी कोई ऐसा हल सामने नहीं आ सका जिससे विवाद टकराव में शामिल सभी समुदाय सहमत हों और शांति की राह निकल सके। और इसी के उलट अब ऐसे मुद्दों पर भी हिंसक गतिविधियां सामने आती देखने लगी जो दो समुदायों के बीच दूरी को पाटने की एक कड़ी बन सकती थी। हाल में ही में एक कुकी युवती से विवाह करने वाले मैती युवक की संदिग्ध उग्रवादियों ने हत्या कर दी। दूसरी ओर खबरों के मुताबिक सोंगलुंग गांव में ताजा हमला करने वाले उग्रवादी संगठन का कहना है कि जिस इलाके में घरों और फार्म हाउसों को जलाया गया वहां अफीम की अवैध खेती होती थी, जबकि कुकी जो संगठनों का कहना है कि सोंगलुंग गांव में अभी अफीम की खेती नहीं हुई। अस्थायी फार्म हाउसों के बजाय आवासीय मकानों को जला दिया गया। सवाल है कि अगर कहीं कोई अवैध गतिविधि चल रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है या फिर उग्रवादी संगठन की। यह छिपा नहीं कि मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा की आग सबसे बड़ा कारण अलग अलग स्थानीय समुदायों के बीच कई मसलों पर सीधा टकराव रहा है। हिंसा और अराजकता में अब तक वहां 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो गए। मगर अफसोस की बात है कि मैती समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के सवाल पर उपजे विरोध के बाद जारी हिंसा अराजकता का हल आज तक नहीं निकल सका, जबकि केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय विवाद में शामिल जातीय संगठनों के बीच कई स्तर पर बातचीत हुई है। हैरानी की बात है कि देश के किसी भी इलाके में हिंसा अराजकता जैसे हालत पर काबू पाने के मकसद से गठित सुरक्षा बलों का तंत्र भी वहां नाकाम दिखता है। दरअसल जिन सवालों का पर वहां विभिन्न समुदायों के बीच टकराव खड़ा हुआ है, सबसे पहले उसका समाधान निकालने की जरूरत है, मगर इसके लिए ईमानदार इच्छा शक्ति की जरूरत है, जिसका फिलहाल राज्य और शासन से लेकर हर स्तर पर अभाव दिखता है। और मणिपुर में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 को पढ़ते हैं आप लोग, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, पता है आपको। ये है, आप देखते हैं कि मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था कब? 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। अनदेखी का दंश। तेजाब से हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं बल्कि गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात भी पहुंचता है। कई बार पीड़ित महिलाओं को अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना भी करना पड़ता है, जो उनके लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। सवाल है कि इस तरह के हमलों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। साथ ही पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय मिल रहा या नहीं, उनके पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं की स्थिति क्या है, पीड़ितों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी चिंतित थी। यही वजह है कि मंगलवार को शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से तेजाब हमलों से संबंधित मामलों का वर्षवार ब्यौरा, अदालतों में उनकी स्थिति और पीड़ितों की मदद के लिए पुनर्वास उपायों का विस्तृत विवरण देने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से संबंधित कानून में बदलाव पर विचार करने को भी कहा है ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में खुले बाजार में तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तेजाब से हमले की घटनाओं में थोड़ी कमी देखी गई, मगर पिछले कुछ वर्षों से यह आंकड़ा फिर बढ़ने लगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में तेजाब हमलों के 244 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में ऐसे 176 मामले सामने आए थे और 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 207 हो गया है। और ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जब खुले बाजार में तेजाब की बिक्री पर रोक है तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों कि इस तक पहुंच कैसे संभव हो पा रही है। जाहिर है कि कुछ लोग अवैध तरीके से तेजाब की बिक्री करते हैं और सरकारी तंत्र की अनदेखी का दंश कई महिलाओं को झेलना पड़ता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि तेजाब हमले के पीड़ितों उनके परिजनों को कई बार न्याय के लिए वर्षों तक अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनके पुनर्वास की सरकारी योजनाएं भी कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।